Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड आल्सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही जो है वो किस पे बेस्ड रहेगी, रिएक्शंस पे बेस्ड रहती है, केमिकल्स पे बेस्ड रहती है। सबसे पहली बात ये कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या होगा केमिकल रिएक्शन, किसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और क्यों होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होगी और क्या होगी केमिकल इक्वेशन, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, इक्वेशन में एंड रिएक्शन में क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उन सारी चीजों की बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज को लेकर के चलेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन, क्यों होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर एक चीज आएगी चेंज। चेंज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हर जगह पर चेंजेस होते हैं, बिहेवियर में चेंज होता है, केमिकल्स के अंदर चेंज कहाँ चेंज नहीं है, पूरी की पूरी यूनिवर्स में चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस के पीछे की वजह क्या होती है, जब कोई चेंज होगा तो हो सकता है कि किसी चेंज के अंदर कोई चेंज ऐसा है जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है इसलिए वो चेंज हो रहा है, कहीं पर रिएक्शन नहीं हो रही है इसलिए भी कुछ चेंज हो रहा है। किस तरह से कोई चेंज होता है, जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6-7 क्लास के अंदर ही आ जाता है चेंज के बारे में। चेंज कितने तरह का होता है आपका, दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा कौन सा है, केमिकल चेंज। आई नो दैट ऑल यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आप सब बच्चे जानते हैं कि क्या होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, रिकॉल करना है उस चीज को बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। रिएक्शंस को शुरू करने से पहले इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल चेंज क्या होगा, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्टर इन दैट टाइप ऑफ चेंज, वो कौन सा हो जाएगा, फिजिकल चेंज। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा उस चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या होगा, नो, अभी क्या बोला मैंने, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। जो पुराने वाला सब्सटेंस होगा अपनी प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, रिटेन करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरी चीज ये, फिजिकल चेंज जो वो होगा रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल मतलब वापस आपको वो चीज मिल जाएगी, रिवर्सिबल चेंज होगा। और व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड, अगर जिस एक जो कारण था, एक कॉज जो था, जो रीजन था कि जिसकी वजह से चेंज हो रहा था, अगर आप उसको हटा लेंगे तो आपका सब्सटेंस वापस जो है वो मिल जाएगा। अगर किसी भी चेंज में ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी होंगी तो वो चेंज कौन सा हो जाएगा, फिजिकल चेंज। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। आइस कैसी होगी आपकी, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। जब आप इसको टेम्परेचर देंगे, जब आप इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू वाटर। वाटर के अंदर चेंज हो गया, ये कौन सी स्टेट हो गई, ये लिक्विड स्टेट हो गई, किसकी, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, पानी ही तो है ये। ठीक है, इसके बाद मैंने अगेन हीट दे दी, इसको हीट दे दी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सी स्टेट हो गई, ये स्टेट हो गई कौन सी, गैस, गैस स्टेट ऑफ वाटर। अब इसके अंदर क्या रहा, चाहे आइस ले लें, चाहे वाटर ले लें, चाहे वेपर ले लें, सबका फॉर्मूला क्या रहेगा, सबका फॉर्मूला तो भाई H2O ही रहेगा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई अल्टरेशन नहीं आया है, वाटर की प्रॉपर्टीज ही इन तीनों स्टेट्स के अंदर रिटेन रहती है। सो दिस इज, ये क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ स्टेट वाला जो हो गया ना कंसेप्ट आपका, ये किसके अंदर आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। आगे देखते हैं, वी हैव सम एग्जांपल्स फॉर फिजिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, इवेपोरेशन क्या चीज होगी, इवेपोरेशन, वाटर जो है वाटर वेपर बन के जब चला जाएगा तो उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं, 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। एंड इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, पानी उड़ गया है, उड़ गया मतलब वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ था, सिर्फ स्टेट चेंज हुई थी, दैट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या चीज होती है, कोई भी
सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसके अंदर, गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एग्जांपल में क्या लेते हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, क्या हो गया, वेपर बन के उड़ जाते हैं ये, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड में अभी किसको मेल्ट किया था, आइस को मेल्ट किया था, आइस को ले लें चाहे आप आइसक्रीम को ले लें, मेल्ट होगा, सिर्फ स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, शुगर या सॉल्ट को आपने पानी के अंदर डाल दिया, आप बोलेंगे कि ये तो नमकीन हो गया, ये मीठा हो गया, तो ये तो नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। वहां पर क्या है, वाटर ने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया हुआ है और शुगर या सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया हुआ है। अगर उन दोनों को आप गर्म करेंगे तो आपको वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और आपको आपकी शुगर एंड सॉल्ट जो है वापस मिल जाएगा, रिवर्सिबल चेंज हो गया ये। पाउडरिंग ऑफ शुगर, शुगर को पाउडर में मिक्सी में पीस दिया आपने, शुगर को पाउडर बन गया उसका, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन पार्टिकल एंड सैंड, सिंपली मिक्स कर दिया आयरन पार्टिकल को सैंड के अंदर, अलग कर सकते हैं आप आराम से, इसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यू कैन सेपरेट बोथ द थिंग्स, आयरन पार्टिकल्स एंड सैंड। अच्छा एक एग्जांपल और है हमारे पास यहाँ पर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये किसके अंदर आएगा, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया आपने, पूरा बड़ा पेपर था आपके पास, इसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिल्कुल लो पेपर फाड़ दिया पूरा, ये किसके अंदर आएगा, क्या ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा, नया सब्सटेंस बन गया, नहीं नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पेपर को आपने कट कर दिया, फाड़ दिया पूरा का पूरा, तो क्या हुआ ये, क्या ये रिवर्सिबल हो जाएगा, प्रॉपर्टी तो इसकी वही रहेगी क्योंकि ये बड़ा पेपर था, ये छोटे छोटे पीसेस है, प्रॉपर्टीज तो वही है, लेकिन दिस इज नॉट रिवर्सिबल। अब आप कहेंगे कि इससे हम ये वाला पेपर तो नहीं बना सकते, बट यहाँ पेपर रिसाइकल तो हो सकता है ना, सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। कोई पूछता है टीयरिंग ऑफ पेपर किस में आएगा, तो वो भी फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। अगली बात करेंगे हम लोग केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकता है, मोस्टली इरिवर्सिबल ही होते हैं, आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल भी होती हैं, ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी जिनसे वो बना था, यानी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी किससे, रिएक्टेंट से। और क्या दिया हुआ है यहाँ वो देख लेते हैं। केमिकल चेंज कौन सा है जिसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, प्रॉपर्टीज, यही बोला था मैंने अभी, प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बिफोर मतलब जो रिएक्टेंट थे, आफ्टर मतलब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल रिएक्टेंट से अलग होंगी। अलग कैसे होंगी, जस्ट एन एग्जांपल ले लीजिए आप, इसमें हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन किस स्टेट के अंदर है, गैस में, ऑक्सीजन गैस स्टेट के अंदर है, दोनों मिल करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, और वाटर किस स्टेट के अंदर आएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज है, ये दोनों गैस है और ये क्या हो गया, लिक्विड, प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। These changes are usually irreversible, यूजुअली irreversible होते हैं, बट सम आर रिवर्सिबल भी होते हैं आपके। आगे चलें, सेम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठाए हुए हैं, फर्स्ट पेज पे जो दे रखे हैं। मिल्क लेफ्ट इन समर, गर्मी में दूध छोड़ दिया हमने किचन के अंदर, क्या होगा, ये मत बोलना आप उसमें कि दूध फट जाएगा, रखा रखा दूध फटेगा नहीं, क्या हो जाएगा उसमें, बैक्टीरिया जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वहां पर रिएक्ट करेगा, और वो क्या हो जाएगा, दूध आपका सोर, खट्टा हो जाएगा, फटेगा नहीं, खट्टा हो जाएगा। फटेगा कब, जब आप उसको गर्म करेंगे। आयरन पैन नेल इन मॉइस्ट एयर, आयरन पैन या इसको नेल को, किसी भी आयरन की चीज को आप अगर मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट मतलब जहां पर मॉइस्चर भी होगा, पानी भी होगा, एयर में रख दिया तो क्या बन जाएगी वहां पर, रस्ट हो जाएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, Fe2O3 डॉट XH2O, कितना भी पानी हो सकता है, XH2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ग्रेप्स फर्मेंट टू फॉर्म एल्कोहल, ग्रेप्स ने क्या किया, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दी। वाइन का नाम सुना होगा ना, ग्रेप्स जब फर्मेंटेशन करते हैं तब क्या बनती है, वाइन बनती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब ग्रेप्स जब तक प्लांट पे लगे रहेंगे तब तक वो फर्मेंटेशन उनमें नहीं होता है, आप तोड़ के रख देंगे उनको, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्यों हुआ ऐसा, सोचा कभी इस बारे में,
तो इसका आंसर ये आएगा कि जब तक ग्रेप्स प्लांट पे रहेंगे तब तक उनका अपना खुद का इम्यून सिस्टम होगा, वो लिविंग होंगे, अपना इम्यून सिस्टम होगा, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया की प्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर होगी भी तो इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ फर्मेंटेशन नहीं होगा। जैसे ही आपने उनको तोड़ के रख दिया तो लिविंग तो नहीं रहा ना वो, इसीलिए वो फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके अंदर वाइन में बदल जाएगा वो। कुकिंग फूड, फूड को कुक किया, नया सब्सटेंस बन गया, ऑल्सो केमिकल चेंज। डाइजेशन, पूरा पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेस के अंदर। फूड ब्रेक डाउन हो गया था किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में क्या किया था, ये भी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, ग्लूकोज ने रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, ये तो सीधा सीधा बोल रहे कि रिएक्ट किया था। जब ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तब क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी की फॉर्मेशन हुई थी। याद आया कुछ, इस तरह से चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, याद करने में बड़ी आसानी रहती है। ये यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये सिर्फ जो है इसीलिए बताया गया था कि एक रिएक्शन के पीछे का बेस क्या होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे 9th क्लास के अंदर चैप्टर के अंदर भी ये था। अब शुरू करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है आगे का। ठीक है, इसमें सबसे पहले है, चैप्टर का नाम ही देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दो, एक से तो खैर ज्यादा ही होंगे, दो चीजें आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस या नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, कई बार एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, इसीलिए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस बोला गया है। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम कम्बशन करेगा किसमें, ऑक्सीजन के साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ आ जाता है बर्निंग, बर्निंग करनी है, मैंने बोला है मुझे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, मैग्नीशियम क्या है, Mg है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगी, तब आपको किसके साथ करवानी है, हमेशा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी है, क्योंकि बर्निंग में कौन हेल्प करती है, ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है। देन इट विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर। ठीक है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन में बर्न हुआ, देन किसकी फॉर्मेशन हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। A chemical reaction is a process in which one or more substances change. ये substances change हो गए, किसमें, नए substance के अंदर change हो गया, इसको हमने क्या बोला, क्या है ये, chemical reaction है। अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर कोई chemical reaction हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे पता, हाउ डू आइडेंटिफाई वेदर केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट, कैसे पता करेंगे। देखते हैं, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं आगे। ये एक्टिविटीज आपकी बुक में से ली गई है। एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है, देखिए इसमें आपसे बोला गया है, ये अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर ही करना है आपको। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, 3 to 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर से रब करना है, सैंड पेपर से रब करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि व्हाट इज द नीड टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, क्यों साफ किया आपने उसको सैंड पेपर से, अभी करेंगे इसका आंसर, बता दिया मैंने, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, टॉन्ज की हेल्प से उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है और स्प्रिट लैंप से आपने उसको क्या किया है, बर्न कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जो ऐश बनेगी, ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो ऐश बन रही है उसको आपने एक डिश के अंदर इकट्ठा कर लिया। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, जो ऐश बनी उसको आपने इकट्ठा कर लिया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, आपने अपनी आईज से दूर रखते हुए उसको क्या करना है, बर्न करना है। सेकंड क्वेश्चन ये कि आईज से क्यों दूर रखा आपने, और फिर आपने ऑब्जर्व क्या किया है। तो सबसे पहली बात ये कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, MgO बनेगा। ठीक है, सैंड पेपर से इसीलिए हमने इसको साफ किया है कि जब मैग्नीशियम का रिबन था उसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर थी, उसको रिमूव करने के लिए हमें उसको सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज वो अच्छे से बर्न नहीं होगा। सेकेंड थिंग, जब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब चमकीली बहुत रोशनी देगा, ये व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए कहा गया है कि अपनी आंखों आई से दूर रखते हुए इसको आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है।
ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी? ऑब्जर्वेशन यही थी, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम जो है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ही बर्न होगा और प्रोडक्शन किसकी करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन करेगा। पहली एक्टिविटी समझ में आ गई? इस एक्टिविटी में जितना था मैंने आपको सारा बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, फ्लेम का कलर क्या रहेगा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होगी। फ्लेम्स का कलर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक्टिविटी 1.2 पे आइए। एक्टिविटी 1.2 क्या कह रही है? आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बोला है इन्होंने, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लास्ट ईयर चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ के अंदर बहुत सारे आपको केमिकल्स के एलिमेंट्स के नेम दिए हुए थे और आपके टीचर्स ने कहा भी होगा, टेबल्स बनी हुई है ना, वो याद करने के लिए भी बोला होगा। वो उनकी सबकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, आपको वैलेंसीज की जरूरत भी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है। जब भी आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ मिले तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट कैसे लिखनी है? AQ लिखनी है, क्योंकि वाटर के अंदर बना हुआ सॉल्यूशन इसका। अब उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड होता है KI, K पोटेशियम आयोडाइड I। ये भी क्या है? सॉल्यूशन है, तो ये क्या बन जाएगा? AQ लिखेंगे यहाँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पर ये रहेगी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके क्या बनेंगे? रिएक्ट करके क्या बनाएगा? देखो, एक मिनट जरा चेंज कर ले एक बार कलर इसका। हाँ जी, तो ये देखो, ये जो है ना आमने सामने, आमने सामने कौन दिखाई दे रहा है आपको? KnNO3। K की वैलेंसी कितनी होती है? K की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और NO3 की कितनी होती है? NO3 की भी 1 होती है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और पीछे क्या बचा आपका? PbI2, PbI2 और साथ में क्या बन गया? ये KNO3। ये फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये PbI2 क्यों लिखा भाई इसको? देखिए, आपको ये मालूम है कि आमने सामने वाले आपस में रिएक्ट करेंगे, KNO3 की फॉर्मेशन हो गई। मान लीजिए आप वहां भूल गए कि आपको फॉर्मूला किस तरह से लिखना है। यहाँ आपको मालूम है प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो छोटी सी चीज है, यहाँ देखिए, लास्ट ईयर आप लोगों ने जो केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो मेथड लिखा था उसी को लेते हैं थोड़ा। सामने क्या है? पोटेशियम एंड नाइट्रेट KnNO3 है। K की वैलेंसी कितनी होती है? 1 प्लस की 1, और NO3 की भी कितनी होती है? प्लस की 1। क्रिस क्रॉस कर दें, क्रिस क्रॉस करते ही क्या बनेगा? ये KNO3 बन जाएगा। वही मैंने वहां पर लिखा है KNO3। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर I के आगे 2 क्यों लगा दिया, जबकि यहाँ तो I में नहीं लगा हुआ था? तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, ये PbNO3 का होल ट्वाइस है। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो इसकी वैलेंसी किसके साथ लगी? PB के साथ। NO3 के साथ किसकी लगी हुई है? PB की, यानी PB की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो वही किसके पैरों में चली गई? I के पैरों में चली गई। देख लीजिए, क्या बनना था दूसरा? PB, और इधर क्या था? I। PB की वैलेंसी है 2, I की होती है 1। अगेन क्रिस क्रॉस, क्या बनेगा? ये PbI2 बन जाएगा। ये तो था कि रिएक्शन में किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, बट आपने ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पर ये रहेगी, ये जो PbI2 है ये बनाएगा PPT। अब आप ये कहेंगे कि PPT क्या होता है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड बनता है, वो जो नीचे बैठ जाता है, ये आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें एक जो प्रोडक्ट होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा और नीचे बैठ जाएगा। वही क्या होता है? PPT होगा। तो यहाँ पर PbI2 लेड आयोडाइड, ये क्या बना लेगा? PPT बनेगा। और इसके ब्रैकेट में आप छोटा सा S भी लिख सकते हैं। और KNO3 किस स्टेट में रहेगा? एक्वियस सॉल्यूशन रहेगा इसमें। और इस PbI2 का कलर क्या रहेगा? इसका कलर होगा येलो। इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या बनेगा? येलो कलर बनेगा। केमिकल रिएक्शन हो गई, ये वाली भी समझ में आ गई? इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 4 रिएक्शन करेंगे हम लोग PPT वाली एंड ऑफ द चैप्टर तक, इसी में से आपको मिल जाएगा बोर्ड में। आगे चलें, एक्टिविटी 1.3 क्या कह रही है?
ये बोल रहे हैं कि आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेनी है। जिंक ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं जिंक के। जिंक का सिंबल क्या रहता है, जिंक का सिंबल होगा आपका Zn। इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया या एक टेस्ट ट्यूब में ले लो। उसके ऊपर आप क्या करें, या तो इसमें डालें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डालें इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। अपन दोनों के साथ ही कर लेंगे रिएक्शंस इसकी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड कौन होगा H2SO4। H2SO4 क्लियर है। हैंडल द एसिड विद केयर, एसिड बहुत डेंजरस होते हैं, हैंडल विद केयर। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल, क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए डायग्राम में ये जिंक ग्रैन्यूल थी। जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जिंक के पास में यहाँ देख लीजिए आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, बबल्स निकलने स्टार्ट होंगे। तो इसका आंसर मिल गया, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल, बिल्कुल बबल्स की फॉर्मेशन होगी। अब बबल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई, बबल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई, अब आप देखिए ये जिंक था, जिंक में हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पीछे क्या बचा आपके पास, जिंक एंड सल्फेट, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बबल्स किसके निकले हैं, हाइड्रोजन गैस के निकले हैं। यहां से ये हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस के लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आइडेंटिफाई करिए कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक जब इसके पास लेकर के जाते हैं तो क्या करेगी, ये पॉप की साउंड से जलेगी। ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, पॉप साउंड, और फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। टच करेंगे, सरफेस को टच करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्यों, हीट निकली है, हीट निकली है, क्यों निकली है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन में आएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में आएगा एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। इसका डिटेल में किस तरह से आपको इसको याद करना है वो हम जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, यानी जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप जिंक के ऊपर डालते हैं तो निकलती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर हो गया। अच्छा ये तो था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी कर लें इसको। कई बार ये सवाल आ जाता है कि यहाँ पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह मैं इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगी, तब भी रिएक्शन कौन सी होगी, सेम रिएक्शन होगी। HCl है, गैस तो वही निकलेगी हाइड्रोजन, क्योंकि H है ना, ये H से यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल दो, पीछे कौन बचा, ZnCl। तो जिंक की वैलेंसी होती है 2, वो गया क्लोरीन के पैरों में, और क्लोरीन की होती है 1, क्या बन गया आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड। गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज कर ली हैं, तीसरी हो गई क्या, हाँ 3 एक्टिविटीज कर ली हैं। पहली एक्टिविटी में क्या था, पहली एक्टिविटी में ये एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है। कैसे पता चलेगा कि हमें किसी सिचुएशन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने ये एक्टिविटीज करी हैं। पहली एक्टिविटी में क्या था, पहली एक्टिविटी में MgO बनाया, यानी क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, यानी अगर नया सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर में अगर चेंज हो रहा है, कलर में चेंज वाला कौन सा किया था, सेकंड वाली की थी। कलर में अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और इसमें क्या हुआ था, नया सब्सटेंस बन गया, कलर में चेंज कर दिया, गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, तब भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो गया था, टेम्परेचर राइज हो गया था, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा, तब भी किसकी फॉर्मेशन, तब भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। पिछली वाली रिएक्शन के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पर PPT की फॉर्मेशन हुई थी, PPT की फॉर्मेशन हो रही है, तब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक मैंने बोला यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज तो एप्पल का भी होता है, APPLE एप्पल, कलर चेंज तो एप्पल का भी होता है। एप्पल को आप लोग काट के रख दे, आफ्टर सम टाइम, आधा घंटा आप उसको काट के रख दे, पूरा छील के रख दे, वो थोड़ी देर में काला हो जाएगा, काला हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो गया ब्राउन, वो कभी सोचा है, थिंक अबाउट दिस, कि वो ब्राउन क्यों हो गया। ब्राउन इसलिए हो जाएगा बिकॉज दिस एप्पल के पास क्या रहेगा, आयरन होता है ये, और मॉइस्चर इसके पास है ही, क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले बताया था, ये Fe2O3.XH2O, रस्ट का फॉर्मूला है ये।
कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया तो क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। तो ये चाहे आप कैरेक्टर्स कह लो, चाहे आप आइडेंटिफिकेशन कह लो, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। और ध्यान रखिएगा सबके साथ एक तो इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस कैसे करनी है वो हम अभी अगले वाले टॉपिक के अंदर करेंगे कि हाउ टू बैलेंस एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं या आइडेंटिफिकेशंस देनी है, तो जब आप ये 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे तो उनके साथ में इनके एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हुआ था क्या कहीं पर? दोनों सॉल्यूशन लिए थे, पीछे वाली एक्टिविटी में बैक करके आप लोग देखना, दोनों सॉल्यूशन लिए थे, एक पीपीटी बना था तो और एक सॉल्यूशन बन गया था। या दूसरा, इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल देख लो आप, ये कार्बन है, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CO2 की। CO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन क्या था, कार्बन तो कार्बन है, सॉलिड है, कोल ले लिया था इसमें। चेंज इन कलर, कलर का भी बता दिया आपको, एप्पल का कलर चेंज हुआ है, पीछे प्रेसिपिटेट का कलर भी चेंज हुआ था। या हम लोग कलर चेंज के अंदर ये भी आती है ना एक कौन सी ले, आयरन है, आयरन को मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी FeSO4 एंड कॉपर अलग हो जाएगा। इसका कलर क्या था, इसका कलर था ब्लू, और इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, धीरे धीरे करेंगे, सारी रिएक्शंस को धीरे धीरे करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है चैप्टर की। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस में जो टेस्ट ट्यूब है वो आपकी बहुत गर्म हो जाएगी, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही आप पानी डालेंगे ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गर्म हो जाएगा, बीकर गर्म हो जाएगा आपका। पीछे वाली रिएक्शन में किया ही था, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था, गर्म हो गया था, टेम्परेचर में चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकली थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सब में नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट चले, आगे क्या है हमारे पास, हाँ जी, अब आ गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अब क्या है केमिकल इक्वेशन। देखो, मैंने आपसे कहा कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया है, फिर मैंने उसको सैंड पेपर से साफ किया है, देन मैंने उसको क्या किया, उसको बर्न किया। या मैं कहूँ कि मैंने मीथेन गैस ली थी और मीथेन गैस का मैंने कम्बशन कराया है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वाटर बनी है। ये सारा क्या बता रहा था, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। उसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिखूं, वर्ड्स की फॉर्म में कैसे, या मुझे ये बोलना चाहिए कि उसी केमिकल रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, उसी केमिकल रिएक्शन को किस में लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, जैसे कि ये इसका स्पेलिंग थोड़ी ये लिखना आसान रहेगा, कार्बन है, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। इतना लिखा, दिस इज, ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये कैसी इक्वेशन है, दिस इज वर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने क्या लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, दिस इज वर्ड इक्वेशन। अब इसी वर्ड इक्वेशन को अगर मैं सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दूंगी, कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2, फॉर्मेशन हो रही है किसकी, CO2 की, ये हो गया फॉर्मूला। सिंबल एंड फॉर्मूला की फॉर्म में अगर लिखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, सिंबल्स की फॉर्म में होगी, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन इसको बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्टहैंड नोटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला अलोंग विद द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट हैं, जो भी मॉलिक्यूल हैं, उनके फॉर्मूला या उनके सिंबल्स के साथ अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। क्यों जरूरत पड़ी भाई केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, क्या रिएक्शन से काम नहीं चल रहा था, चल रहा था, लेकिन वो लंबा था, लंबा था। इसमें सिर्फ इतना कहने से कि ये C है O2, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, इससे भी सारी जानकारी वही मिलती है जो पूरा बोलने में मिली थी। ठीक है।
आगे बढ़े। आगे यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। जनरल इंफॉर्मेशन ये कि अगर मान लो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए एंड यू हैव टू, आपसे ये पूछा जाए कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखेंगे आप, तो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी हुई है। देखिए कैसे है। मान लीजिए कि कोई दो सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। नई चीज जो बनेगी, न्यू सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या बना लेंगे आपका? सी प्लस डी की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं या ए बी की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ए बी बना दिया मैंने तो इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इधर ए बी क्या हो जाएंगे? ये दोनों रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हमेशा किस साइड में लिखेंगे? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? रिएक्टेंट को लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड में किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट को लिखते हैं। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, ए एंड बी दोनों रिएक्टेंट है, सो रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अलग कौन करेगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अलग करेगा ये एरो। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो उनको अलग कौन करेगा? वहां पर ये प्लस का साइन इनको अलग करेगा। ये लिखा हुआ है, प्लस साइन इज यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। और एरो क्या करता है? डायरेक्शन बताएगा, रिएक्शन की डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये वाला एरो लगा हुआ है तो दैट मीन्स रिएक्शन इस साइड में हो रही है, और अगर आपका एरो इस तरह से दिया हुआ है, यानी इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ठीक है, यानी एरो बता रहा है कि रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट हो गए? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। ये कौन बता रहा है? एरो बता रहा है। यहां तक क्लियर हो गई चीजें? रिएक्शन इक्वेशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस, एक इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है, आई थिंक इससे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? हाँ जी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होंगी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन? एक केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट of the reactant side is equal to the atoms of corresponding element on the product side। रिएक्टेंट की साइड में एंड प्रोडक्ट की साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के इक्वल हैं, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, जब मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी थी Mg प्लस O2, क्या बनाया था यहाँ पर? MgO, तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया था। ये कॉफिशिएंट्स क्यों लगाने पड़े थे? क्योंकि मुझे रिएक्शन को क्या करना था? बैलेंस करना था। क्यों करना था वही बैलेंस? यानी कि एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों साइड में एटम्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस एन इक्वेशन? क्यों इक्वेशन को आपने बैलेंस किया? क्या जरूरत थी? अगर मैं सीधा यही लिख दूं, Mg ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया? MgO, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? नो, ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि देखिए यहां मैग्नीशियम कितना है? 1, इधर मैग्नीशियम कितना है? 1, यहां ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, तो यहां से ये ऑक्सीजन तो कम हो गया ना, कहां गया ये ऑक्सीजन? खत्म हो गया क्या? जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां से एक ऑक्सीजन कहां चली गई? तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे? कोफिशिएंट्स लगाने पड़ते हैं। कहां? एलिमेंट्स के, एटम्स के बिफोर द एटम्स। कैसे लगाएंगे अभी बात करेंगे उसकी। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? दोनों साइड में नंबर इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल।
जब एटम इक्वल नहीं है दोनों साइड में तो मास भी इक्वल नहीं होगा, मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड। और तीसरी चीज आप इसमें जो ध्यान रखोगे, अनबैलेंस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं अनबैलेंस को, ये चीज जरूर ध्यान रखना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कहा जाता है। ये ऐसे का ऐसा ही आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है आगे हमारे पास, मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस किस तरह से करेंगे। जो मेथड है बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी पीछे में क्या बोला था आपसे पिछली इक्वेशन के अंदर, कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स लगाने हैं। जैसे यहाँ तो आपका सेट बैठ गया कि 2 2 लगा दिया दोनों साइड में। अगर मान लो यहाँ 2 और 2 सेट नहीं बैठता तो आप इसमें 2 को हटा करके कुछ और लगाते, तब सेट बैठता। हिट करिए, ट्राई करिए, फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कोफिशिएंट लगाइए। सो दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। नाम ध्यान रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ। ये क्या इस मेथड में क्या करेंगे, आपको एडजस्ट करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, आपको नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। जो सेट बैठेगा उसको लगाएंगे, जो सेट नहीं बैठेगा उसको हटा देंगे। हो सकता है पहली बार में सेट बैठ जाए, वैसे बैठ जाता है, सीख जाएंगे आप लोग, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंटिल द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जब तक दोनों साइड में सारे के सारे एटम्स इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा है, राइट द स्केलेटल इक्वेशन, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर दी होगी, और उसको क्या करेंगे आप, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड फॉर्म में दी हुई होगी, उसको किस में लिखेंगे, सिंबल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, कौन सी इक्वेशन ले अपन यहाँ, सॉरी, इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक, कंबशन ऑफ, ये दे दिया मैंने आपको, कंबशन ऑफ मीथेन को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो इसको मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले क्या करना है, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। इसकी मुझे स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखूंगी, सिंबल की फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको। मैंने लिखा कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है मतलब इसको बर्न करना है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन होगी किसकी, CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये तो लिख दी स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दूसरे में क्या करें, टेबुलेट एटम काउंट, दोनों साइड्स में आपको क्या करना है, हर एक जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। count and list the number of atoms of each element present on both the reactant and product side। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। काउंट करने के लिए बोल रहे हैं ये आपको, काउंट करेंगे। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं 1, राइट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितनी है इधर, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे हाइड्रोजन कितनी है इधर 4, इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, इधर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन की बात करेंगे ऑक्सीजन कितनी है इधर 2, और इधर कितनी है 2 हो गई, बीच में लगा प्लस का साइन, 2 + 1 3 हो जाएगी। कर दिया टेबुलेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने टेबुलेट कर दिया। अब अगला क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट को अप्लाई करना है। क्या लिखा है, अप्लाई कोफिशिएंट्स, adjust the number of atom by placing coefficient in front of the formula until both sides are equal। बिफोर द फॉर्मूला, फॉर्मूले से पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना, पहले लगाना है। शुरू करें इसको। अब आप क्या करना है इसमें, अब इसमें कार्बन तो इक्वल है, बात किसकी आ रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की आ रही है। तो स्टार्ट आपको जो ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर में हो ना, बड़ा नंबर वाला, उसको पहले एडजस्ट करना है आपको। बड़े में हाइड्रोजन है यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है और इधर 3 है, तो ऑक्सीजन को नहीं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है 4, उधर कितना है 2, इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस नहीं करना,
2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन कहाँ है, वाटर में है, तो यहां पर लगा दिया 2। अब ये 2 जो है हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा और ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। तो यहां पर अब जब आपने इसमें 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो हो गई 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 तो पहले थी इधर और 2 हो गई यहाँ, तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 4। यानी आपने क्या किया, कार्बन तो बैलेंस था ऑलरेडी, हाइड्रोजन को आपने बैलेंस कर दिया, 4 इधर हो गया और 4 ही उधर हो गया। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन उधर कितनी कर दी, 4। इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन 2 कोफिशिएंट यहां लगा देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4। ये हो गया 4। चेक कर लो एक बार फिर से, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, प्लस मत कर देना, 4 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4। ऑक्सीजन कितनी है, 2 इंटू 2 4, इधर कितनी हो गई 2, बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर करेंगे 2 + 2 4 हो गई। कोफिशिएंट अगर सामने लगाए तो मल्टीप्लाई में जाता है, और अगर ये प्लस में है इस तरह से तब ये उनको आपको ऐड करना है। ये आप इक्वेशन हो गई पूरी तरह से बैलेंस। क्या ये चीज समझ में आ गई, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी एक। आगे चलते हैं और कुछ है क्या हमारे पास, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या कहता है ये। मैंने आपको सिंपल फॉर्म में एक बार बता दिया कि आपको हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन, सॉरी हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और सीक्वेंस के अंदर एक रिएक्शन को और देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले क्या बोला था, राइट स्केलेटल इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही क्या बोला है, स्केलेटल इक्वेशन, तो उसको लिखना है। फर्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन यूजिंग करेक्ट फॉर्मूला। मैंने आपको कहा है कि आयरन जो है वो वाटर के साथ, आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ नहीं, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, आयरन प्लस H2O, फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बन गया ये। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपने लिख दिया ना, स्केलेटल इक्वेशन लिख ली है। उसके बाद स्टेप 2 क्या कह रहा है, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर कह रहा है काउंट नंबर ऑफ एटम्स। पिछले वाली इक्वेशन में भी यही किया था, दोनों साइड में नंबर को, इसमें दोनों साइड में क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। पहले तो ये देखो कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, आयरन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इधर भी वही है, ऐसा ही होते हैं एटम्स तो दोनों साइड में एक जैसे ही होंगे। अगर इधर आयरन है तो उधर भी आयरन तो होगा ही होगा, गायब नहीं होगा कहीं पर भी। तो रिएक्टेंट साइड में देख लो, आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितनी है 2, और ऑक्सीजन कितनी है 1। प्रोडक्ट साइड में यानी राइट हैंड साइड में आयरन कितना है 3, और हाइड्रोजन कितनी है 2, एंड ऑक्सीजन कितनी है 4। क्या मेरी बात समझ में आई, सिंपल सी, ये पूरी वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, वही रिएक्शन उठाई है वहां से मैंने। अब इसमें सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, अभी यही बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हो, जिसके एटम सबसे ज्यादा डिसबैलेंस हो, उसी को उठाना है पहले। तो किसके हैं, Fe3O4 के हैं। देखते हैं आगे किस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या कहा था, स्टार्ट बैलेंसिंग। अब आपको बैलेंस करना है। Fe3O4 बोला था मैंने, मैक्सिमम नंबर किसमें है, स्टार्ट विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम एटम, नंबर नहीं एटम बोलना चाहिए। मैक्सिमम एटम किसके पास है, फेरिक ऑक्साइड के पास है, ऑक्सीजन है 4। स्टार्ट करें इसको। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने थे 1, लिख लेते हैं इक्वेशन को, आयरन प्लस वाटर, फॉर्मेशन हुई थी किसकी, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है 1 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितनी है 4 है। बात समझ में आई, इधर 1 है उधर 4 है। मैं क्या करूंगी, यहाँ कोफिशिएंट लगाऊंगी किसके सामने, बिफोर वाटर। मुझे कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी थी 1 थी, उधर 4 थी, 1 को 4 बनाने के लिए 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपकी इसमें हो गई बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। आगे देखते हैं, यहां पर भी यही लगाया, 4 लगा दिया। अगले वाले में क्या कहा है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, वापस उसी में आइए। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितनी थी 2, लेकिन यहां मैंने जब
वाटर के आगे 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। अब उस 2 को 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप हाइड्रोजन के आगे लगा देंगे 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। देखते हैं, यही बताया था क्या उसमें, हाँ जी, यहां पर क्या लगा दिया 4, हाइड्रोजन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करना रह गया, हाइड्रोजन कर लिया, ऑक्सीजन कर लिया, अब रह गया आयरन। आयरन इधर कितना है 1, और इधर आयरन कितना है 3, तो 3 को तो हिलाएंगे नहीं क्योंकि बाकी तो सारा बैलेंस है, गड़बड़ हो जाएगा। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, +2 मत कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, यानी मुझे बिफोर आयरन क्या लगाना है, 3 लगाना है। हो गई ये, देखिए अगली स्लाइड में ये था क्या, हाँ जी, मल्टीप्लाई Fe बाय 3 Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये इक्वेशन हो गई हमारी यहाँ पर बैलेंस। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लेना है, आयरन कितने हैं इधर 3, इधर भी आयरन कितने हैं 3। आप इसको टेबुलर फॉर्म में, जैसे बुक में है, बच्चे पूछते भी हैं कि हमारे स्कूल में तो हमें टेबुलर फॉर्म में कराया है मैम, आप मैं तो क्या, और आप ये सीधा करा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन बैच के अंदर भी डायरेक्ट बच्चों को सिखाती हूँ कि आपको बैलेंस किस तरह से करना है, टेबुलर फॉर्म में भी कुछ नहीं करना। इसमें क्या करें, इधर क्या लिखे, आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये LHS हो गया और ये हो गया आपका RHS। LHS में आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंस करने के बाद आयरन कितना था 3 है, उधर भी आयरन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितनी हो गई इधर LHS में, हाइड्रोजन कितनी हो गई 8 हो गई, उधर कितनी है 4 2 जा 8, और क्या रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर 4, बिकॉज दिस 4 विल काउंट बोथ विद बोथ, हाइड्रोजन के साथ भी एंड ऑक्सीजन के साथ भी, और उधर कितनी है Fe3O4 में ऑक्सीजन 4, इक्वेशन हो गई पूरी की पूरी बैलेंस। ये वही टेबल दी है जो पीछे हमने बनाई है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और ये यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, फिजिकल कंडीशंस लिखनी है। फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं, स्टेट की थी ना मैटर की लास्ट ईयर, 5 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, BC एंड प्लाज्मा। BC एंड प्लाज्मा का यहाँ कोई रोल नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये देखना है आपको। फिजिकल स्टेट लिखनी है, सिंबल ऐड करने हैं, स्मॉल s फॉर सॉलिड, स्मॉल l फॉर लिक्विड, स्मॉल g फॉर गैस, स्मॉल में ही लेटर का यूज करना है, कैपिटल मत यूज करना। AQ किसके लिए है, एक्विस के लिए, यानी एक्विस का मतलब वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके लिए AQ लगाएंगे। आया था ना सेकंड एक्टिविटी के अंदर, लेड नाइट्रेट लिया था और पोटेशियम आयोडाइड जो बनाया था नहीं, लिया था, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड दोनों का सॉल्यूशन था, किसके अंदर था, वाटर के अंदर था। तो यहाँ इसके अंदर आयरन किस स्टेट के अंदर होगा, सॉलिड में है, कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि आयरन यहाँ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये चीज मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी आएगी, वहां मैं आपसे फिर से पूछूंगी। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये आयरन वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हालांकि ये इसको रिलेट नहीं कर रहा है, थोड़ी सी अलग चीज है, इसको पर ध्यान रखिएगा इसको, आयरन वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा यहाँ रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O। और अगर यही आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब ये फॉर्मेशन करेगा किसकी, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन की। ये कौन है, फेरिक ऑक्साइड है ये। इसको कैसे लिखा जाता है, फेरिक ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड ही लिखते हैं। बाकी इसको ज्यादा अगर मैं डिटेल करने लगूंगी तो फिर मेटल नॉन मेटल में पहुंच जाएंगे, वो चीज वहीं पर इसको डिटेल में बताऊंगी इसकी कि क्या चीज होती है, किस तरह से लिखा जाता है इसको। ये हो गई पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस। जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि कभी भी किसी भी केमिकल फॉर्मूले को चेंज नहीं करना, नेवर चेंज अ केमिकल फॉर्मूला। फिर चेंज किसको करना है, ओनली चेंज कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट्स को चेंज करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है, ऐसे नहीं कि सबको एक साथ ले चलें, सबको एक साथ ले चलेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे, गड़बड़ कर देंगे वहां। उसके बाद स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यूज स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना, 1 का तो मतलब नहीं है क्योंकि 1 तो किसी के साथ भी, समझ गए, 2 से स्टार्ट करेंगे, यूज स्मॉलेस्ट होल नंबर। और
जब पूरा काम आपने कर लिया, ऑलवेज चेक एट द एंड। एंड में हमेशा अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है या नहीं हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, एक चीज और रह गई इसमें। समटाइम्स जो है कोई रिएक्शन होगी ना, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस दी हुई हैं। स्पेशल कंडीशंस मतलब आपको उसमें टेम्परेचर दे दिया, आपको उसमें प्रेशर दे दिया, कोई कैटलिस्ट दे दिया, या कोई सिचुएशन ऐसी दे दी जहां पर वो केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है, केमिकल इक्वेशन कंप्लीट वहां पर फुलफिल हो रही है। उसको कहाँ लिखेंगे? उसको लिखते हैं एरो पे। एरो कौन सा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एक एरो अलग करता है ना, इन कंडीशंस को हम लोग लिखते हैं उस एरो के ऊपर। अभी बोला मैंने कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये आप सब समझते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बढ़ाते हैं या घटाते हैं, हम लोग सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करते हैं, या रेट ऑफ इंप्रूव भी नहीं बोलना, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। एरो के ऊपर लिखते हैं इनको। जैसे यहाँ दे रखा है, जरा सा देखें इसको। दीज आर रिटन, ये तो बात होगी हमारी, कैरो एरो पे लिखते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, फॉर्मेशन हो गया किसका? ये कौन है ये? दिस इज मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। कौन है ये मिथाइल अल्कोहल है। फोर्थ चैप्टर के अंदर आएगा, वही बात करेंगे कि वाई दिस इज मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पर क्या लिखा हुआ एरो के ऊपर? 340 ATM, हेयर 340 ATM। क्या है ये? प्रेशर है ये। इतने प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है, ये प्रेशर है भाई। ये वाली इक्वेशन जानते हैं कोई? बुक से उठाइए आपकी, देख लो 1.11 1.12। ये रिएक्शन जानते हैं कोई? कौन सी रिएक्शन है ये? बेसिक रिएक्शन है, ये लाइफ की बेसिक रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन मत, बेसिक रिएक्शन कहूं तो कौन सी? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस। पेन नहीं चेंज हो गया पूरा बीच में। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सी हमें क्या था ये स्पेशल कंडीशन कौन सी थी फोटोसिंथेसिस होने के लिए? यही थी, एक तो सनलाइट भी चाहिए और दूसरा क्लोरोफिल भी चाहिए। फॉर्मेशन किसकी हो रही है इसमें? ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक्स्ट्रा जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी उसको किसके ऊपर लिखा? एरो के ऊपर लिखते हैं। समझ में आ गई चीजें? बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये वो की पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो भी मैंने आपको बोले हैं। नेवर चेंज केमिकल फॉर्मूला, नहीं चेंज करना। ओनली चेंज किसको चेंज करना है? कॉफिशिएंट को चेंज करना है। एक टाइम में एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर का यूज करना है पहले, और क्या करेंगे लास्ट में? चेक करना है। ये चेक ही रीचेक करना मत भूलना। सिर्फ इक्वेशन को ही नहीं, पूरा का पूरा जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो उसको चेक करना मत भूलना। चेक जरूर करना अपने पेपर को। अगला आता है आपके पास कि एक केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देती है। जैसे हमने लिख लिया था पीछे, कितनी केमिकल इक्वेशन में 2-3 केमिकल इक्वेशन ही करी हैं। जैसे ये बोल दूं मैं आपको, ये ले लो, वापस बार बार पीछे नहीं जाएंगे अपन, यही लिख लेते हैं। ये CO2 प्लस वाटर, यहाँ पर कौन है? सनलाइट है, और इधर कौन है? क्लोरोफिल है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन। प्लस, सॉरी, पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, यही है, यही है ना। तो इससे इससे ये देखने से ही हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल जाती है कि इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट काम कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्टेंट का फॉर्मूला या रिएक्टेंट का सिंबल क्या है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला या सिंबल क्या है, ये लिखा हुआ है। बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर्मूला, सिंबल एंड नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरे में हमें क्या पता चलता है? क्या बना? इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, उसका भी किससे पता चलेगा आपको? केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा। एक सेकेंड होल्ड ऑन।
फिजिकल कंडीशन का पता चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी वाटर गैस नहीं है, एक सेकेंड गलती से लिख दिया, वाटर क्या रहेगा, लिक्विड। ये क्या होगा, एक्वेस, एक्वेस अगर ये यहां पर लिक्विड, ये देख लिया आपने, या गैस, क्लियर है। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पता चलेगा कि कितने, कौन सा एलिमेंट में कितने एटम्स जो है यहां पर रिएक्शन में आपके काम आ रहे हैं, उसका पता लगेगा। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी दिखाएंगे। मोल रेशियो, रेशियो ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट कट गया था 9th क्लास के अंदर, 11th में आपको फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ अपनी क्लास के अंदर इसको भी करवाया था। तो मोल रेशियो का पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितना काम में, कौन सा जो कंपाउंड है वो कितने मोल उसके आपने काम में लिए हैं। मोल क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर होता है। मास रेशियो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मासेस का पता लगेगा किससे, एक इक्वेशन से, और पता लगेगा, देखिए मास रेशियो आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और गैस के लिए क्या लिखा जाता है, वॉल्यूम रेशियो लिखा जाता है। दोनों तरफ में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो का भी पता चलेगा किससे, आपको एक केमिकल इक्वेशन को देखने से पता लग जाता है। तो ये 5 पॉइंट है किसके अंदर कि एक केमिकल इक्वेशन आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, उसको देखते ही आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या बेनिफिट्स है आपको। पूरा का पूरा सेंटेंस अगर हमने बोला क्या उसका कोई बेनिफिट नहीं था, इक्वेशन का क्या बेनिफिट है, कुछ पॉइंट है हमारे पास वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इजी रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इजी रिप्रेजेंटेशन, पूरी लाइन लिखने में बड़ा जोर आता है, इजी रिप्रेजेंटेशन सिंबल की फॉर्म में लिखना है, बहुत जल्दी लिखा जाता है, टाइम बचता है। शॉर्टली, शॉर्ट फॉर्म में और क्लियरली लिख सकते हैं, टाइम भी बचता है और स्पेस भी बचता है, जगह भी बचती है। सेकंड है कैलकुलेशन में हेल्प करती है, कितना रिएक्टेंट आपने लेना है उससे कितना प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका पता चल जाएगा आपको केमिकल रिएक्शन से। जैसे मैं बोलूं नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, इधर कैटलिस्ट आ जाता है ऊपर, ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो मैं यहाँ लगाऊंगी 2 और यहाँ लगाऊंगी 3, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर हो गया। या ये कहूं कि 1:3 के रेशियो में कौन मिल रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और क्या आप किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये। आगे है स्टडी ऑफ रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, एरो के ऊपर लिखते हैं ना, उससे पता लगेगा। यूनिवर्सल लैंग्वेज, सब जगह यही लैंग्वेज काम में करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को सब जगह सारे साइंटिस्ट नाइट्रोजन N2 ही बुलाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, इसीलिए यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, कि ये केमिकल इक्वेशन सबको समझ में आ जाएगी, ये लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक ही लैंग्वेज चलती है। ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी किससे, केमिकल इक्वेशन से। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं। एक केमिकल इक्वेशन को देखकर के आप ये नहीं जज कर सकते कि वो कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है, पहली लिमिटेशन तो ये। दूसरी, कुछ रिएक्शन जो होती है ना वो एक्सप्लोजिव भी होती हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिखी हुई को देख के आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो एक्सप्लोजिव है या नहीं है। देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट, अबाउट रेट का मतलब ये नहीं बताएगी कि कितनी फास्ट है या कितना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगेगा। नेचर का नहीं पता चलेगा, नेचर का मतलब स्लो या फास्ट, या दूसरी एक्सप्लोसिव है या सेफ है। केमिस्ट्री लैब में जाएंगे आप लोग, बहुत ध्यान से जाइएगा, बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करिएगा, केमिस्ट्री लैब इज वेरी डेंजरस, हैंडल विद केयर। एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा, सिर्फ क्या बताती है वो, रेशियो बताती है, एक्चुअल अमाउंट को नहीं बताती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, सिर्फ रेशियो बताएगी, एक्चुअल क्वांटिटी को नहीं बताएगी, बट कैन कैलकुलेट क्वांटिटीज इफ वन वैल्यू इज गिवन। एक वैल्यू अगर दी हुई होगी तो हम दूसरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने आपको एक स्टेप आगे बढ़ के बताया। लिमिटेशन अगर पूछ ली जाए तो आप इसको लिख पाएंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई, देखते हैं